वेलकम बैक अज अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आप जैसा कि हम पहले लेक्चर ले चुके हैं, 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, 3 हो चुके हैं। हमारा 4th नंबर का लेक्चर है यूनिट 2 का, जिसमें हम आपके लिए लेके आए हैं आदर्श गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी। मिक्सिंग ऑफ आदर्श गैस जो होती है उनके मिश्रण की एंट्रोपी क्या होती है। ठीक है, मिश्रण की एंट्रोपी से मतलब ये है कि जब आप विभिन्न आदर्श गैसों को एक निश्चित ताप पर अलग अलग दाबों पे, दाब अलग अलग गैस का अलग अलग दाब होगा, दाबों पर मिलाया जाता है तो उनकी एंट्रोपियों का योग क्या कहलाता है, मिश्रण की एंट्रोपी कहलाता है। कल हमने इक्वेशन पढ़ी थी आदर्श गैसों के लिए टेम्परेचर और प्रेशर के फलन के रूप में, इस तरह की कुछ पढ़ी थी, NCP ln T2/T1 माइनस NR ln P2/P1 पढ़ी थी। ये आदर्श गैसों के लिए टेम्परेचर और प्रेशर के फलन के रूप में, और हमने एंट्रोपी भी पढ़ी थी टेम्परेचर प्रेशर के फलन के रूप में, वो अलग थी, और आदर्श गैसों के लिए पढ़ी थी। ठीक है, ये क्या है देखो, जब स्थिर ताप पर अलग अलग गैसों को विभिन्न दाबों पर मिलाया जाता है तो उनकी एंट्रोपियों का योग क्या कहलाता है, मिश्रण की एंट्रोपी। जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो केवल ये इक्वेशन याद रखनी होती है ये, लेकिन आप यहाँ एकेडमिक एग्जाम दे रहे हैं, आप सब्जेक्टिव दे रहे हैं, तो आपको प्रूफ करना होता है। ये 2.5 नंबर में क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटियों में कि मिश्रण की एंट्रोपी ये होती है, इसको प्रूफ करिए, या आदर्श गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी बताइए क्या होती है, कैसे होती है, इसको बताइए पूरा का पूरा। चलिए देख लेते हैं। कल हमने बात की थी टेम्परेचर और प्रेशर के फलन के रूप में एंट्रोपी को ऐसे लिखा था, NCP ln T2/T1 माइनस NR ln P2/P1। जब स्थिर ताप पर अलग अलग आदर्श गैसों को विभिन्न दाबों पर मिलाया जाता है, ताप स्थिर है तो ये वाली दोनों टेम्परेचर कैसे हो जाएंगे सेम, तो ये वाली वैल्यू कैसी हो जाएगी 0। अगर टेम्परेचर सेम है कौन बचेगी, ये वाली NR ln P2/P1। ये प्रारंभिक दाब होता है, P1 और P2 होता है अंतिम दाब। अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूं P1/P2, तो यहाँ जो माइनस का चिन्ह था ये वाला, ये किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा NR ln P1/P2, क्योंकि यहाँ P2 ऊपर था, ऊपर करेंगे तो चिन्ह कैसा हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। पहली गैस जिसके N मोल का दाब P1 नॉट से कहाँ चेंज होता है, P1 तक, मतलब P1 नॉट तो प्रारंभिक दाब है और P1 कैसा है, अंतिम दाब है। तो एंट्रोपी परिवर्तन कैसे लिखेंगे, मोल कितने ले रहे हैं पहली गैस के N1, R गैस कांस्टेंट, ln प्रारंभिक दाब कितना है P1 नॉट, तो P1 नॉट ऊपर, क्योंकि प्रारंभिक दाब ऊपर ही है, और अंतिम दाब क्या है P2, तो ये P1 नॉट और ये P1 होगा, है ना, P1 नॉट और P1। ऐसी दूसरी गैस जिसके N2 मोलों को मिलाया जा रहा है, कितना किस दाब से, दाब को कैसे परिवर्तित कर रहे हैं P2 नॉट से P2 के लिए, तो वही NR, N की जगह N2, क्योंकि N का मोलों के नाम दे रखा है N2, R ln P2 नॉट/P2। P2 नॉट प्रारंभिक दाब और P2 अंतिम दाब है किसका, दूसरी गैस का। ठीक है, अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो टोटल एंट्रोपी चेंज आ जाएगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मिश्रण की एंट्रोपी। डेल्टा एक्स मिक्सिंग बराबर क्या आ जाएगा, N1 R ln P1 नॉट/P1 प्लस N2 R ln P2 नॉट/P2। ये टोटल आ गया। मैं जानता हूं कुल दाब बराबर क्या होता है, P1 प्लस P2। टोटल जो अभी मिश्रण जो हुआ है इसका टोटल दाब क्या होगा, P1 प्लस T2। हमने उसमें पढ़ा था इक्विलिब्रियम में, 11th क्लास में भी पढ़ा, फर्स्ट ईयर में भी थोड़ा बहुत आता है कि डाल्टन लॉ क्या है। डाल्टन ये कहता है गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल दाब, या टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन का मतलब मोलंस इनटू टोटल दाब के बराबर होता है गैस का पार्शियल प्रेशर या आंशिक दाब किसी भी गैस का, आदर्श गैस हो या कोई भी गैस हो। तो क्या लिख सकते हैं, जैसे मैं बोलूं कि पहली गैस जिसका दाब क्या था P1, वो किसके बराबर हो जाएगा, x1 इंटू P, x1 का मतलब प्रथम गैस का मोलस इनटू टोटल दाब। ठीक है, अगर मैं दूसरी गैस की बात करूंगा उसका दाब क्या है P2 अंतिम दाब, तो उसका पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा x2 इंटू P, क्योंकि पार्शियल प्रेशर डाल्टन लॉ से किसके बराबर होता है, मोलस इनटू कुल दाब। तो इसके दूसरी गैस के मोलस कितने होंगे, मोलस अभी बात करेंगे क्या होता है, टोटल मोल बटे कुल मोल, किसी भी गैस की मोल और टोटल मोल जितने उसमें है वो होता है मोलंस होता है, अभी हम आगे बात कर लेंगे। तो दूसरी गैस का क्या आ जाएगा P2 बराबर क्या आ जाएगा x2 इंटू P, कुल दाब तो दोनों में P है। ठीक है, मैं क्या करूं, ये जो P है यहाँ पे जो P आया था ये P1 और P2, N1 R ln P1 नॉट/P1 प्लस N2 R ln P2 नॉट/P2। तो P1 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, x1P, और P2 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, x2P। इसमें पुट कर दूं इक्वेशन नंबर 3 में, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स मिक्सिंग बराबर N1 R ln P1 नॉट इंटू x1P, किसकी जगह P1 की जगह, और P2 की जगह क्या रख सकते हैं, x2 इंटू P। मुझे पता है कि आदर्श गैस से मैं आपस में तो कोई इंटरेक्शन होता नहीं किसी भी प्रकार का, जो गैस का टोटल दाब होता है वो उनका क्या होता है, कुल दाब होता है। जो गैस का टोटल प्रेशर है वो उनका खुद का प्रेशर है, तो टोटल दाब और खुद के प्रेशर में कोई भी अंतर नहीं होता है आदर्श गैसों में। ठीक है, क्योंकि उनके बीच किसी भी प्रकार का कोई इंटरेक्शन होता नहीं आदर्श गैसों में। आदर्श गैस वही होती है खुद पे कोई इंटरेक्शन नहीं पाया जाता। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो गैस का प्रेशर है P1 नॉट और दूसरी गैस का प्रेशर P2 नॉट किसके बराबर हो सकता है, P के बराबर, कुल दाब के बराबर, क्योंकि गैस का दाब और टोटल दाब आदर्श गैसों के लिए कैसा होता है, समान होता है। तो P1 नॉट की जगह में भी क्या लिख सकता हूँ P, और P2 नॉट की जगह भी क्या लिख सकता हूँ P। तो P1 नॉट की जगह भी P लिख दिया और P2 नॉट की जगह P लिख दिया, तो P से P क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स बराबर N, यहाँ क्या N, इसको मैं उल्टा कर दूं, यहाँ कौन बच गया नीचे x1 और यहाँ कौन बन गया x2। अगर इसको उल्टा कर दूं मतलब इसको ऊपर पहुंचा दूं x1 को, तो माइनस का साइन आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या हो जाएगा N1 R ln x1, इसको भी x2 को ऊपर पहुंचा दो तो माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस N2 R ln, अरे पॉजिटिव में उल्टा जाएगा तो नेगेटिव ऊपर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसको वापस करेंगे तो पॉजिटिव में तो माइनस का साइन, N2 R ln, लॉग वाली वैल्यू ऊपर कर दी मैं ln वाली, तो x2। इसको मैं R यहां से कॉमन ले लूं, R और माइनस,
तो R माइनस कॉमन आ गया, तो इसमें क्या बच गया, N1 ln x1 प्लस N2 ln x2, ठीक है। N1 यहाँ क्या है, प्रथम गैस की मोल, और x1 क्या है यहाँ पर, प्रथम गैस के मोलस। N2 क्या है, दूसरी गैस की मोल, और x2 क्या है, दूसरी गैस के मोलस। अर्थात n गैसों के लिए मिश्रण की एंट्रोपी क्या हो जाएगी, अगर हम जैसे यहाँ तो 2 गैस ली थी, अगर n ले लेते तो क्या करते कि उनका जो मोल अंश है और जो मोल है उनका समेशन, और जो r है वो क्या है, बाहर है, तो ये समेशन का साइन इसलिए लगाया कि डेल्टा x मैक्सिमम बराबर माइनस r, ये तो कॉमन ही था। समेशन ni मतलब जो गैस है उनके मोल, ln xi जो गैस है उनके मोल अंश, यही क्या कहलाती है, मिश्रण की एंट्रोपी। ni यहाँ पर क्या है, n का मतलब कितनी भी आइडियल गैस, कितनी भी आइडियल गैस है उनके मोल, है ना, और ln के बाद कौन है, xi का मतलब जो आइडियल गैस है उनके मोल अंश। और मोल अंश निकालने का तरीका क्या होता है, मोल बटे टोटल मोल। जैसे पहली गैस है, किसी में 2 गैस ली थी मैंने, तो पहली गैस के मोल कितने हैं, N1, तो उसका मोल अंश कैसे निकालेंगे, पहली गैस के मोल प्लस दूसरी गैस के मोलों का क्या दे देंगे, उसकी मोलों की संख्या में भाग दे देंगे, ठीक है। जैसे दूसरी गैस का निकालना होता है तो क्या कर देते हैं, N2 अपॉन N1 प्लस N2, मतलब उस गैस के मोल बटे टोटल मोल। अगर यहाँ 3 प्रकार की गैस होती तो तीनों को निकाल देते, ये N1 ऐसे कर देते, N1 ln x1 प्लस N2 ln x2 और N3 ln x3, ये होती है मिश्रण की एंट्रोपी। ये कैसे आता है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि आदर्श गैसों के लिए मिश्रण की एंट्रोपी कैलकुलेट करिए, कैसे आती है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये आदर्श गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी ये होती है, ये कैसे आती है, इसको प्रूफ करिए। आपसे न्यूमेरिकल भी आता है तो हम करके देखेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे आता है। जनरली पूछा नहीं जाता, पर किसी यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, इसको लिख लें आप। न्यूमेरिकल देख लेते हैं, मिश्रण की एंट्रोपी पे किस प्रकार से न्यूमेरिकल आता है या आ सकता है। चलो न्यूमेरिकल लिख रखा है मैंने। 1 मोल H2 तथा 9 मोल O2 को 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 atm दाब पर मिश्रित किया जाता है, तो यदि गैस को आदर्श गैस माना जाए तो मिश्रण की एंट्रोपी होगी, क्या होगी। सबसे पहले ये देखें, मिश्रण की एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस R समेशन ni ln xi, यही होता है। हमको पता है कितनी गैस दे रखी है, 2 गैस दे रखी है, इसीलिए R इसको और सिंप्लीफाई कर लो, क्या कोष्टक में एक तो एक पहली गैस उसके मोल N1 देन ln उसका मोल अंश x1, दूसरी गैस है तो N2 ln x2, 3 दे रखता तो N3 ln x3 कर देते। पहली गैस के मोल कितने दे रखे हैं, 1 मोल दे रखा है H2 का, दूसरी गैस के मोल कितने दे रखे हैं, 9 मोल दे रखे हैं। अगर मुझे पहली गैस का मोल फ्रैक्शन निकालना है x1 मोल अंश, तो उसके मोल बटे टोटल मोल, टोटल मोल कितने हो जाएंगे 10, 9 और 1। दूसरी गैस का मोल अंश निकालना है तो दूसरी गैस के मोल कितने 9, और उसका मोल अंश कितना हो जाएगा 9 बटे 10, ठीक है। पुट कर दो इसमें, आपको R की वैल्यू देगा, या आपको याद रहनी चाहिए 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल होती है, ठीक है। लिख दो माइनस, अगर यहाँ ln दे रखा है तो ln को बाहर ले लें, क्या ln की जगह 2 लॉग में चेंज कर सकते हैं ln को, तो अगर लॉग में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.303, ठीक है 303 कोष्टक N1 मोल कितना है 1 मल्टीप्लाइड लॉग, ln लॉग में चेंज करते हैं 2.30, दोनों में 2.303 आएगा, तो उसको 2.303 को क्या कर लिया, बाहर ले लिया। मोल अंश कितना है x1 का 1/10 तो 0.1 प्लस दूसरी गैस का कितना है मोल 9 बटे मोल अंश कितना है लॉग 0.9 और 9 बटे 10 0.9 डेल्टा S। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा कितना 8.31 मल्टीप्लाइड बाई 2.303, ये कितना आएगा, फोन से करके देखता हूं मैं, एक सेकेंड, लगभग आएगी -1.41 के आसपास। आप कैलकुलेट कर लेना, टाइम लगेगा, मैंने देख ली फोन में करके। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू लगभग आएगी, ये आएगी लगभग 27.04 के पास आएगी जूल पर केल्विन। इसकी यूनिट होती है एंट्रोपी की, आ जाएगी मिश्रण की एंट्रोपी, ठीक है। तीसरी गैस होती तो आप तीसरी का ऐसे ही कर देते, 3 को मिलाते 4 को मिलाते तो 4 का N1 ln x1 N2 ln x2 N3 ln x3 ऐसे करके। मोल क्या होते हैं आप जानते हैं, मोल अंश क्या होता है आप लोग जानते हैं। कभी कभार आपसे आधे नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है ट्राउटन लॉ किसे कहते हैं, ठीक है। ट्राउटन ने कहता है कि बेद्रव जिनमें एच बॉन्डिंग नहीं होती और जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 150 केल्विन से ज्यादा होता है, ठीक है, उनकी एंट्रोपी का मान लगभग 88 के +5 या 88 से -5 के आसपास होता है। आधे नंबर में क्वेश्चन आते हैं यूनिवर्सिटी में, शुरू के जो क्वेश्चन होते हैं ना आधे नंबर में उसमें पूछा जाता है, ठीक है, देख लें। इसके अनुसार बेद्रव जिनमें एच बॉन्डिंग नहीं होती है तथा जिनका क्वथनांक 150 केल्विन से ज्यादा होता है उनकी एंट्रोपी का मान 88 जूल पर केल्विन, 88 + 5 या उससे कम 5 के आसपास, ठीक है। ये प्रैक्टिकल डाटा है, उसके आसपास होती है, ठीक है, ये लिख देना वैल्यू, ये आधे नंबर में क्वेश्चन आता है।
अब तक तो हम गैसों की एंट्रोपी पढ़ रहे थे। कभी कभार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में भी, बीएससी में जैसे पूछ ले, यहाँ से पूछा जाता है कि अलग जब प्रावस्था ही चेंज हो रही है, द्रव से ठोस में जा रहा है, ठोस से द्रव में जा रहा है, तो उनके लिए आप कैसे कैलकुलेट करें एंट्रोपी का मान, ठीक है। तो अभी तो अपन गैसों के लिए तो कर रहे थे, आदर्श गैस या गैसों के लिए कर रहे थे, कोई अवस्था चेंज नहीं हो रही थी। लेकिन अगर प्रावस्था स्थानांतरण में एंट्रोपी परिवर्तन पूछा जाए कि जैसे गलन की एंट्रोपी क्या होती है, जैसे सॉलिड से कोई लिक्विड जा रहा है तो गलन की एंट्रोपी होती है, तो अपन को पता है सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो एंथैल्पी परिवर्तन क्या कहलाएगा, गलन की ऊष्मा या गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उसमें किसका भाग दे दो, उसकी मेल्टिंग पॉइंट का भाग दे दो, क्यों मुझे पता है। वैसे भी एंट्रोपी क्या होती है, ऊष्मा बटे ताप, और क्यू अपॉन टी होती है, या क्यू किस रूप में, गलन की एंथैल्पी के रूप में, क्योंकि एंथैल्पी भी हीट ही तो है कि नहीं है। तो एंथैल्पी गलन के रूप में, तो उसमें उसको किसका भाग दे, तो टेम्परेचर का, वो टेम्परेचर कौन सा होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु को भाग दे तो किसकी आ जाएगी, फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब गलन की क्या आ जाएगी, एंट्रोपी आ जाएगी। अगर कोई लिक्विड से किसमें जा रहा है, गैसेस में जा रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण की एंट्रोपी। कैसे निकाले, लिक्विड से गैसेस में जा रहा है तो जो उसकी एंथैल्पी परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण की एंथैल्पी। उसमें किसका भाग दे दो, उसके बॉइलिंग पॉइंट का भाग दे दो, ठीक है। टीबी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बिंदु का। आपको ये देगा कि वेपोराइजेशन की एंथैल्पी क्या है, उसमें किसका भाग दे दो, उसका दे दो बॉइलिंग पॉइंट का, क्योंकि मुझे पता है वैसे भी एंट्रोपी क्या होती है, हीट बटे टेम्परेचर होती है, क्यू अपॉन टी। हीट के रूप में वेपोराइजेशन ऑफ एंथैल्पी, वाष्पीकरण की ऊष्मा, और टेम्परेचर के रूप में बॉइलिंग पॉइंट के रूप में। अगर आपसे प्रावस्था चेंज हो रही है तब पूछा जा रहा है तो आपको ये याद रखना है, इसको लिख लें अच्छे से, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं।